हाय दोस्तों। जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड 3 की अंतिम कड़ी है। यह फिल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जोरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जोरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जोरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया, उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी हैं और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओवेन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवाना वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट, और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब, जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोडीग्रेन, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स, जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है
और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्पबेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन इनके इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभ्यारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है, क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है, जो मेजी की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है, जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डॉर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डब्लम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलन एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है, जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए, जैसे पायोरेप्टर, मेरोस इंटरपेड्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन, जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें काइला का विमान एक क्वेटजाल कोयटल के टकराता है, रोमांच से भरपूर है। फिल्म का म्यूजिक माइकल जियाचिनो ने दिया है, जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर एक्शन सीन्स, दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं मिली हैं। रॉटेन टोमेटोज पर इसे 29% रेटिंग मिली, जो फ्रेंचाइजी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फिल्म में की कहानी को कमजोर, उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल टेडी की सबप्लॉट्स को, जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फिल्म बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को ज्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज पर दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिजाइन की तारीफ की। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की, जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग-अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। मेजी और बीटा के अपहरण की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बॉर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स, जैसे माल्टा का चीज सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रैट और बाइसन ग्लास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फिल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिजाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है
दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमजोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मजेदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड ट्री की अंतिम कड़ी है। यह फिल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम
ओवेन ग्रेडी जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया और क्लेयर डियरिंग जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया है, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी है और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओविन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स जिनका किरदार डिवाना वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है और जिया रोडिग्रेन जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्बेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभयारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है, क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है जो मेजी की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्न फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डब्लम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलर एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए जैसे पायोरैप्टर, मेरोस इंटरपेड्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपने सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें कायला का विमान एक क्वेट्जाल कोयटल के टकराता है, रोमांच से भरपूर है। फिल्म का म्यूजिक माइकल जियाचिनो ने दिया है, जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही
एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर एक्शन सीन्स, दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ और समीक्षाएँ मिली हैं। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसे 29% रेटिंग मिली, जो फ्रेंचाइज़ी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फ़िल्म की कहानी को कमज़ोर, उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल टेडी की सबप्लॉट्स को, जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फ़िल्म बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालाँकि दर्शकों ने फ़िल्म को ज़्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज़ पर दर्शकों का सबसे दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिज़ाइन्स की तारीफ़ की। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की, जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग-अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। नेजी और बीटा के अपहरण का की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बोर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चीज सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रेट और बाइस डलास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज़्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फिल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिजाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमजोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मजेदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड 3 की अंतिम कड़ी है। यह फिल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के
जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फ़िल्म क्यों ख़ास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फ़िल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फ़िल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह-अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फ़िल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फ़िल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी 2 समानांतर कथाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह-अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रैट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया, उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी हैं और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओवेन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवाना वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट, और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब, जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोडीग्रेन, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स, जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्पबेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभयारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है, क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रैट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है।
जो मेज़ी की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है, जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डॉर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्लम फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डब्लम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलन एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए, जैसे पायोरेप्टर, मेरोस इंटरपेड्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज़ सीन जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें काइला का विमान एक क्वेट्ज़ालकोएट्ल के टकराता है, रोमांच से भरपूर है। फ़िल्म का म्यूज़िक माइकल जियाचिनो ने दिया है, जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक, खासकर एक्शन सीन्स, दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ और समीक्षाएँ मिली हैं। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसे 29% रेटिंग मिली, जो फ्रेंचाइजी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फ़िल्म में की कहानी को कमज़ोर, उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल टेडी हड्डियों की सबप्लॉट्स को, जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फ़िल्म बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालाँकि दर्शकों ने फ़िल्म को ज़्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज़ पर दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिज़ाइन्स की तारीफ़ की। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की, जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग-अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। मेजी और बीटा के अपहरण का की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बॉर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चीज़ सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रैट और बाइसन ग्लास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज़्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फिल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिज़ाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमज़ोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मज़ेदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है।
1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड त्रय की अंतिम कड़ी है। यह फिल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया, उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी है और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओविन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवांडा वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट, और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब
जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोड्रिग्रेस, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स, जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है, जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्पबेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभयारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है, क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है, जो मैजी की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है, जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्ग फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डब्लम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलर एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है, जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए, जैसे पायोरैप्टर, मेरोस इंटरपेट्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन, जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें काइला का विमान एक क्वेट्ज़ाल कोएटल के टकराता है, रोमांच से भरपूर है। फिल्म का म्यूजिक माइकल जियाचिनो ने दिया है, जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर एक्शन सीन्स, दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं मिली हैं। रॉटेन टोमेटोज पर इसे 29% रेटिंग मिली, जो फ्रेंचाइजी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को कमजोर, उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल टिड्डियों की सबप्लॉट्स को, जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फिल्म बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को ज्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज पर दर्शकों का सबसे दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिजाइन्स की तारीफ की। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की, जिसने कुल वैश्विक कमाई
$1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म थी और यह फ्रेंचाइज़ी की तीसरी फ़िल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फ़िल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फ़िल्म को अलग-अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। नेजी और बीटा के अपहरण की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बोर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चीज सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रेट और बाइस ग्लास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज़्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फिल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिजाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है, दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमजोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मजेदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड ट्री की अंतिम कड़ी है। यह फिल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता
के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है, जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह-अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया, उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी, जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी है और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओविन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवाना वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट, और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब, जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोडीग्रेन, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स, जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है, जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्बेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभयारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है, क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है, जो मेजी ओ की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है, जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्लम फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डबर्लम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलर एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है, जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए, जैसे पायोरैप्टर, मेरोस इंटरपेड्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन, जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें कायला का विमान एक क्वेट्जाल कोयटल के टकराता है,
रोमांस से भरपूर है। फ़िल्म का म्यूज़िक माइकल जियाचिनो ने दिया है, जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक, खासकर एक्शन सीन्स, दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ और समीक्षाएँ मिली हैं। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसे 29% रेटिंग मिली, जो फ्रेंचाइज़ी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फ़िल्म की कहानी को कमज़ोर, उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल टेड्डियों की सबप्लॉट्स को, जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फ़िल्म बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर छ हालाँकि दर्शकों ने फ़िल्म को ज़्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज़ पर दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिज़ाइन्स की तारीफ़ की। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की, जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग-अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। मेजी और बीटा के अपहरण का की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बॉर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चेज़ सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रैट और बाइसन ग्लास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज़्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फिल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिज़ाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमज़ोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मज़ेदार अनुभव हो सकती है। लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड 3 की अंतिम कड़ी है। यह फिल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया
कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इसला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया, उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी हैं और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओविन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवाना वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट, और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब, जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोडिग्रेन, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स, जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्बेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभयारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक
चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है जो मैजी ओ की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डॉर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्लम फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डबलम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलन एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए जैसे पायोरैप्टर, मेरोस इंटरपेट्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें काइला का विमान एक क्वेट्जाल कोयटल के टकराता है, रोमांच से भरपूर है। फिल्म का म्यूजिक माइकल जियाचिनो ने दिया है जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक खासकर एक्शन सीन्स दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं मिली हैं। रोटेन टोमेटोज पर इसे 29% रेटिंग मिली जो फ्रेंचाइजी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को कमजोर उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल हड्डियों की सबप्लॉट्स को जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फिल्म बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को ज्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज पर दर्शकों का सबसे दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिजाइन्स की तारीफ की। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की, जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। मेजी और बीटा के अपहरण की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बॉर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चीज सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रेट और बाइसन ग्लास हावर्ड ने किरदार को
डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज़्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फ़िल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिज़ाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है, दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमज़ोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फ़िल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फ़िल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मज़ेदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है, तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड 3 की अंतिम कड़ी है। यह फ़िल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लॉरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार
ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी है और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओवेन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवांडा वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब, जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोडीग्रेन, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स, जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है, जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्बेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभ्यारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है, क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है, जो मेजी ओ की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है, जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डॉर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्लम फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डबर्लम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलर एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है, जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए, जैसे पायोरैप्टर, मेरोस इंटरपेड्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन, जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें कायला का विमान एक क्वेटजाल कोयटल के टकराता है, रोमांच से भरपूर है। फिल्म का म्यूजिक माइकल जियाचिनो ने दिया है, जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर एक्शन सीन्स, दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं मिली हैं। रॉटेन टोमेटोज पर इसे 29% रेटिंग मिली, जो फ्रेंचाइजी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को कमजोर, उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल टिड्डियों की सबप्लॉट्स को, जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फिल्म बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को ज्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज पर दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिजाइन की तारीफ की। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की।
जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग-अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। मेजी और बीटा के अपहरण का की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बोर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चीज सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रेट और बाइसन ग्लास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फिल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिजाइन और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है, दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमजोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मजेदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड त्रय की अंतिम कड़ी है। यह फिल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन
स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया, उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी, जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी है और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओविन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवाना वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट, और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब, जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोडिग्रेन, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर इयान मेलकप्स, जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया है, एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्बेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभयारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं, जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है, क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है, लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है, जो मेजी की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है, जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्न फिल्म में
नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डब्लम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलन एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए, जैसे पायोरेप्टर, मेरोस इंटरपेट्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें कायला का विमान एक क्वेटजाल कोयटल के टकराता है, रोमांच से भरपूर है। फिल्म का म्यूजिक माइकल जियाचिनो ने दिया है, जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है, लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर एक्शन सीन्स, दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं मिली हैं। रोटेन टोमेटोज पर इसे 29% रेटिंग मिली, जो फ्रेंचाइजी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को कमजोर, उलझा हुआ बताया, खासकर विशाल हड्डियों की सबप्लॉट्स को, जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फिल्म बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को ज्यादा पसंद किया। रॉटेन टोमेटोज पर दर्शकों का सबसे दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिजाइन्स की तारीफ की। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की, जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। मेजी और बीटा के अपहरण का की कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बोर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चीज सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रैट और बाइसन ग्लास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फिल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिजाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमजोर कहानी और उलझे हुए सब प्लॉट से इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फिल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मजेदार अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे।
आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, जब बात डायनासोर, रोमांच और सिनेमाई जादू की आती है, तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क ने दुनिया भर में के दर्शकों को हैरान कर दिया था और जब से यह फ्रेंचाइजी सिनेमा में के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है। 2022 में रिलीज हुई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और जुरासिक वर्ल्ड 3 की अंतिम कड़ी है। यह फ़िल्म न केवल अपने विशाल पैमाने और भव्य दृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें जुरासिक पार्क के मूल सितारे लॉरा डर्न, सैम नील और जेफ गोल्डब्लम का जुरासिक वर्ल्ड के नए सितारों क्रिस प्रेट और ब्राइस डिलास ड्रावन के साथ मिलन। इस वीडियो में हम जुरासिक वर्ल्ड के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी, इसकी किरदार निर्माण प्रक्रिया और इसके प्रभाव को गहराई से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह फिल्म क्यों खास है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को डायरेक्ट किया कॉलिन ट्रेवरो ने, जिन्होंने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड को भी निर्देशित किया था। इस फिल्म की कहानी कॉलिन ट्रेवरो और डेरेक कॉनोली ने लिखी, जबकि स्क्रिप्ट में एमिली करमाइकल का योगदान रहा। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम 2018 की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। फॉलन किंगडम के अंत में डायनासोर दुनिया भर में छोड़ दिए गए थे और अब वे इंसान के साथ इस ग्रह पर सह अस्तित्व में हैं। इस एक परिदृश्य को आधार बनाकर डोमिनियन एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो डायनासोर और मानवता के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती है। फिल्म का निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और एम्बिलियन एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले हुआ और इसे प्रोड्यूस किया फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्राउली ने, जबकि स्टीवन स्पीलबर्ग कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल रहे। डोमिनियन को बनाने का विचार तब आया जब ट्रेवरो ने फैसला किया कि वे इस त्रयी को एक भव्य और भावनात्मक अंत देना चाहते हैं। उन्होंने जुरासिक पार्क के मूल किरदारों को वापस लाने का निर्णय लिया ताकि पुराने और नए प्रशंसकों को एक साथ जोड़ा जा सके। यह फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की कहानी दो समानांतर कथाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अंत में एक हो जाती है। कहानी 4 साल बाद शुरू होती है जब फॉलन किंगडम ने इस्ला नुबलर के विनाश के बाद डायनासोर अब पूरी दुनिया में इंसानों के साथ रह रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां डायनासोर जंगलों, शहरों और समुद्री तटों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यह सह-अस्तित्व आसान नहीं है। कुछ डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं, जबकि कुछ को अवैध रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। पहली कहानी में हम ओवेन ग्रेडी, जिनका किरदार क्रिस प्रेट ने निभाया, और क्लेयर डियरिंग, जिनका किरदार ब्राइस डरास हावर्ड ने निभाया, उनको देखते हैं, जो अब मेजी लॉकवुड यानी इसाबेला समर्थन ने निभाया, जिनका किरदार उनके साथ एक परिवार की तरह रह रहे हैं। मेजी जो फॉलन किंगडम में एक केलन के रूप में सामने आई थी, अब एक किशोरी है और अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही हैं। जब मेजा और ब्लू यानी ओवेन का प्रशिक्षित वेलोसिरैप्टर यानी ब्लू का बच्चा बीटा एक बायोसिन नामक कंपनी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो ओवेन और क्लेयर उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती हैं कायला वॉट्स, जिनका किरदार डिवांडा वाइज ने निभाया है, एक साहसी पायलट, और कुछ पुराने दोस्त जैसे फ्रैंकलिन वेब, जिनका किरदार जस्टिस स्मिथ ने निभाया है, और जिया रोडीग्रेन, जिनका किरदार डेनियला पिनेडा ने निभाया है। दूसरी कहानी में जुरासिक पार्क के मूल किरदार डॉक्टर एली सेटलर, जिनका किरदार लोरा डर्न ने निभाया है, डॉक्टर एलन ग्रांट, जिनका किरदार सैम नील ने निभाया है, डॉक्टर
इयान मेलकप्स जिनका किरदार जेफ गोल्डबर्ग ने निभाया एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। एली एक विशाल टिड्डी के प्रकोप की जांच कर रही है जो दुनिया भर की फसलों को नष्ट कर सकती है। उसे पता चलता है कि यह टिड्डी जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और इसके पीछे बायोसिन कंपनी का हाथ है जिसका नेतृत्व डॉक्टर लुइस डोडर्स यानी कैम्बेल स्कॉट कर रहा है। एली एलन और इयाल बायोसिन के इटली के डोलोमाइट्स में स्थित डायनासोर अभ्यारण्य में घुसपैठ करते हैं ताकि इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। दोनों कहानियां अंत में बायोसिन के मुख्यालय में मिलती हैं जहां सभी किरदार एक साथ आते हैं। यहाँ हमें एक रोमांचक चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है जिसमें डायनासोर और इंसान एक साथ जूझते हैं। फिल्म का अंत एक संदेश के साथ होता है, इंसानों और डायनासोर को यह एक साथ रखना सिखाता है क्योंकि दोनों एक भविष्य अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टार स्टैंडर्ड कास्ट है। क्रिस प्रेट का ओवेन ग्रेडी एक बार फिर अपने रैप्टर ट्रेनर अवतार में दिखता है लेकिन इस बार वह एक पिता की भूमिका में भी है जो मेजी ओ की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्राइस डलाल हॉवर्ड की क्लेयर अब एक स्क्रिप्टिव बन चुकी है जो डायनासोर के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम कर रही है। जुरासिक पार्क के मूल तिकड़ी लोरा डॉर्न, सैम नील और जेफ गोल्डबर्लम फिल्म में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं। जेफ गोल्डबलम का इयान मेलकम अपने मजाकिया अंदाज और तीखी टिप्पणी के साथ दर्शकों का दिल जीत लेता है। लोरा डर्न की एली सैटलन एक सशक्त वैज्ञानिक के रूप में उभरती है जो पर्यावरण और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। सैम नील का एलन ग्रांट थोड़ा थका हुआ लगता है लेकिन फिर भी उनका किरदार फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन अपने विशाल एक्शन सीक्वेंस और शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में कई नए डायनासोर पेश किए गए जैसे पायोरेप्टर, मेरोस इंटरपेड्स और डिमेंट्रोन। माल्टा में शुरू किया गया एक चेज सीन जिसमें ओवेन को घोस्ट मोटरसाइकिल पर पीछा करता है, दर्शकों को अपने सीटों से बांधे रखता है। एक अन्य दृश्य जिसमें काइला का विमान एक क्वेट्ज़ाल कोएटल के टकराता है रोमांच से भरपूर है। फिल्म का म्यूजिक माइकल जियाचिनो ने दिया है जो जुरासिक वर्ल्ड 3 के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। उनका स्कोर जुरासिक पार्क के मूल थीम को श्रद्धांजलि देता है लेकिन साथ ही एक और रोमांचक तत्व भी जोड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक खासकर एक्शन सीन्स दर्शकों को कहानी के साथ जोड़े रखते हैं। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं और समीक्षाएं मिली हैं। रोटेन टोमेटोज पर इसे 29% रेटिंग मिली जो फ्रेंचाइजी की सबसे कम रेटिंग में से एक है। क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को कमजोर उलझा हुआ बताया खासकर विशाल टिड्डियों की सबप्लॉट्स को जो डायनासोर से ध्यान हटाता है। कई समीक्षकों का मानना है कि फिल्म बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर निर्भर था। हालांकि दर्शकों ने फिल्म को ज्यादा पसंद किया। रोटेन टोमेटोज पर दर्शकों का सबसे दर्शकों का स्कोर तो 77% रहा। कई दर्शकों ने पुराने किरदारों की वापसी और डायनासोर डिजाइन की तारीफ की। जोरासिक वर्ल्ड डोमेन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने अमेरिका और कनाडा में $376.9 मिलियन और बाकी दुनिया में $626.8 मिलियन की कमाई की जिसने कुल वैश्विक कमाई $1.004 बिलियन रही। यह 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। फिल्म की सफलता ने यह साबित किया कि डायनासोर का जादू आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमेन की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कहानी को लेकर थी। कई क्रिटिक्स का मानना था कि फिल्म को अलग-अलग कहानियों को जोड़ने में असफल रही। विशाल टिड्डियों का सबप्लॉट हालांकि रोचक था, डायनासोर से ध्यान हटा देता है, जो इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण है। मेजी और बीटा के अपहरण का उनकी कहानी को कुछ दर्शकों ने जेसन बॉर्नी सीरीज की नकल बताई। इसके अलावा कुछ एक्शन सीन्स जैसे माल्टा का चीज सीन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगे। किरदार की गहराई की कमी भी एक शिकायत रही। क्रिस प्रैट और बाइसन ग्लास हावर्ड ने किरदार को डेवलप किया जा सकता था। सैम नील का एलन ग्रांट भी कहानी में ज्यादा योगदान नहीं देता और सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए शामिल रहता है।
जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन एक ऐसी फ़िल्म है जो अपने विशाल पैमाने, शानदार डायनासोर डिज़ाइन्स और नॉस्टैल्जिक किरदार के लिए याद की जाएगी। यह उन किरदारों के लिए एक ट्रीट है दर्शकों के लिए एक ट्रीट है जो डायनासोर्स का रोमांच और जुरासिक पार्क की पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कमज़ोर कहानी और उलझे हुए सबप्लॉट से इसे फ्रेंचाइज़ी की सबसे बेहतरीन फ़िल्म होने से रोकते हैं। मेरे लिए यह फ़िल्म तब सबसे अच्छी लगती है जब यह अपने डायनासोर को चमकने देती है, चाहे वह माल्टा की सड़कों पर घोस्ट का पीछा हो या फिर बायोसिन के जंगलों में टी-रेक्स और गिगानोटोसॉर्स की जंग। अगर आप डायनासोर्स के दीवाने हैं या जुरासिक पार्क के प्रशंसक हैं तो डोमिनियन अपने लिए आपके लिए एक मज़ेदार अनुभव हो सकती है। लेकिन अगर आप एक गहरी और तार्किक कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद यह आपको थोड़ा निराश करे। आपने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखी है तो बताइए आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और क्या आप जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उत्साहित हैं? ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।